गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की पाठशाला विद सतीश जांगड़ा यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी की कविता उत्साह और उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन परिचय है उससे रूबरू होते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 में पश्चिम बंगाल के महिसादल में हुआ था। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के निवासी थे। इनके पिता का नाम रामसराय त्रिपाठी था, जो रियासत महिसादल के कोषाध्यक्ष थे। इनकी माताजी का देहांत तब हो गया जब निराला जी की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। इन्होंने बंगाल में ही रहकर संस्कृत, बंगला तथा दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। 14 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मनोहरा देवी के साथ हुआ। सन 1918 में इनकी पत्नी की मृत्यु होने से इनका पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहा। उनकी प्रिय पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु ने इन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हो गई। निराला जी ने साहित्यिक क्षेत्र की कई विधाओं पर लेखनी चलाई, जैसे कविता, निबंध, उपन्यास, कहानी इत्यादि। परंतु इन्हें अगर ख्याति मिली तो वो कवि रूप में ही मिली। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, अगर मैं कविता की बात करता हूँ तो अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास। उपन्यास इन्होंने लिखे उल्का, निरुपमा, चोटी की पकड़। कहानी संग्रह में लिली, सखी, चतुरी, चमार। निबंध संग्रह में प्रबंध की प्रतिभा। पत्रिका संपादन में समन्वय व मतवाला और सुधा। अगर मैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में आपको बताऊं तो निराला जी के काव्य में हमें दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त रूप हमें देखने को मिलेगा। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव बनाया। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति इनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। अगर मैं भाषा शैली की बात करूं तो निराला जी ने काव्य रचना में क्रांति ला दी। इन्होंने कविता को बंधन से छुड़ाया, उसे भी छंद बंधन से मुक्त किया। इनकी कविता में गागर में सागर भरने वाले परिमार्जित तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है, परंतु यह नहीं है कि इन्होंने अन्य शब्दों के प्रयोग से परहेज किया हो। बोलचाल की भाषा को साथ लेकर चलते रहे। इनकी कविताओं में संगीतात्मकता की स्पष्ट अनुभूति होती है। कविता में पूर्ण प्रवाह है। अब हम उत्साह जो कविता है उसके प्रथम काव्यांश की व्याख्या और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले गुंगराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ सबसे पहले हम जो कठिन शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। गरजो, गर्जना करो। घेर घेर का मतलब होता है घिर घिर कर। घोर का मतलब होता है भयाव, डरावना। गगन का मतलब आकाश और धाराधर यहाँ बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। ललित, ललित ये सुंदर, ललित का मतलब सुंदर होता है। विद्युत छवि, बिजली की आभा। उर का मतलब हृदय और नूतन का मतलब नई। तो कवि जो है बादलों को
क्रांति के प्रतीक के रूप में मानते हुए उनको संबोधित करता हुआ कहता है कि बादल गरजो, हे बादलों तुम घनघोर गर्जना करो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। कवि जो है बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है और उनको संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादलों तुम घनघोर गर्जना करो और बरसो और संपूर्ण आकाश में फैल जाओ, हे जल को धारण करने वाले बादलों। ललित ललित काले गुंगराले। अब कवि जो है बादलों के रूप आकार के बारे में बताता हुआ कहता है कि तुम बड़े सुंदर हो, तुम काले गुंगराले बालों वाले हो, अर्थात तुम्हारा रूप आकार जैसे छोटा बच्चा होता है उसके काले गुंगराले बाल होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी रूपाकार ऐसा ही है। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बाल कल्पना को लिए हुए हो, अर्थात जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है उसके मन में पता नहीं कौन सी कल्पना कब घर कर जाती है, उसी प्रकार कवि कहता है कि तुम बाल कल्पनाओं के लिए हुए हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, कहता है कि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, दोबारा सुन लीजिए, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है और तुम नया जीवन देने वाले हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है और तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। फिर भर दो बादल गरजो, कहता है कि अपनी गर्जना से संपूर्ण जो व्यक्तियों का समूह है उसमें एक जन चेतना लाओ, क्रांति भर दो। दोबारा देख लीजिए, कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता हुआ कहता है कि हे बादलों संपूर्ण आकाश में फैल जाओ, तुम जल को धारण करने वाले हो और घनघोर गर्जना करो। तुम जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है उसके काले गुंगराले बाल होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा रूपाकार भी सुंदर है, काले गुंगराले बालों वाले बच्चों के समान, और तुम्हारा जो निर्माण है वो भी बाल कल्पना के ही समान हुआ है। तुम अपने हृदय में, तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो और अपनी गर्जना से जन चेतना में क्रांति पैदा कर दो। अब हम इस काव्यांश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जैसे कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहा है, कवि समाज में क्रांति एवं उत्साह की भावना का संचार कर नवजीवन व परिवर्तन लाना चाहता है, इसलिए वह बादल को गरजने के लिए कह रहा है। धाराधर हो का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताएं कि यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। धाराधर हो का अर्थ है धारा, अर्थात जल को धारण करने वाला। यहाँ यह जो शब्द है ये बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर हम उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ें तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बादल की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। कवि ने यहाँ बादलों को नवजीवन देने वाला बताया है, क्योंकि पल पल आकार बदलने वाले ये बादल अपने हृदय में क्रांति का स्वर छिपाए हुए हैं। क्रांति के ये स्वर कवि को एक नया जीवन देते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों का संक्षिप्त भाव लिखिए। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि निराला बादलों का आह्वान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि काले और कोमल बादल सारे आकाश को घोर गर्जना से व्याप्त कर दें। ये बादल बाल कल्पना से पोषित लगते हैं। कवि की इच्छा है कि बादल अपनी विद्युत व गर्जना से कवि के समान संसार में क्रांति और नवजीवन का संचार कर दें। अगर मैं काव्य सौंदर्य से संबंधित, जो टेक्निकल मैं कई बार कहता हूँ, काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न देखते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त भाषा की कोई एक विशेषता बताइए। तो आप बताओगे जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें जो प्रयुक्त भाषा है उसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है और खड़ी बोली का रूप है। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों के स्वरूप की क्या विशेषता बताई। तो आप बताओगे कि जो बादल हैं कोमल हैं, काले हैं और गुंगराले बालों वाले बच्चों के समान हैं। बाल कल्पना कैसे पाले में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, से आ गया।
यह कविता किस प्रकार का गीत है? तो आप बताओगे यह कविता एक आह्वान गीत है। कवि यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि यहाँ बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर ललित को देखें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। विशेषणात्मक शब्द जैसे बादलों के लिए प्रयोग हो गया काले गुंगराले, बाल कल्पना वाला हो गया। विद्युत छवि, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। संबोधनात्मक शैली है, वर्णात्मकता है। अब हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या करेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विषव के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल का यहाँ अगर मैं बात करूं, विकल का मतलब होता है परेशान, उन्मन का मतलब होता है अनमनेपन का भाव, निदाग गर्मी, सकल संपूर्ण या सब, अज्ञात जिसका पता ना हो, अनंत जिसका अंत न हो अर्थात आकाश, घन बादल, तपत तपती हुई, धरा धरती और शीतल का मतलब होता है ठंडा। तो यहाँ कवि फिर कह रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कहता है कि संसार के सारे आदमी परेशान और अनमने से थे। विषव के निदाग के सकल जन, विषव संसार, निदाग माने गर्मी, सकल माने सारे, जन माने आदमी, संसार के संपूर्ण आदमी परेशान और दुखी। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कहते हैं कवि कि हे बादलों, तुम्हारे आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तुम जो है गर्मी से तप रही जो धरती है, इसको बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। अर्थात हे बादलों, तुम खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो और उन्हें परिवर्तन का आभास हो। तो आप इस काव्यांश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उनको देखिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनेगा, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? संसार के सारे आदमी विकल और उन्मन थे क्योंकि भीषण गर्मी के तपन के कारण वो व्याकुल थे। उपर्युक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि बादलों का आह्वान कर रहा है कि बादल अज्ञात दिशा से आकर जल वर्षा द्वारा संसार के प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित जनों को तृप्त और शीतल कर दें। बादल को अज्ञात दिशा से आने वाला क्यों कहा गया? बादल को अज्ञात दिशा से आने वाला इसलिए कहा गया क्योंकि इनके आने की कोई निश्चित दिशा नहीं है। अर्थात बादलों की उत्पत्ति कहाँ से होती है यह कोई ज्ञात नहीं है। इन पंक्तियों में बादल से किस कार्य की अपेक्षा की गई है? इन पंक्तियों में बादल से यह अपेक्षा की गई है कि वो भीषण गर्मी से तप्त भूमि पर बरसकर उसे तृप्त और शांत कर दें। कवि फिर आएगा क्वेश्चन, कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर क्यों संबोधित किया? कवि ने बादलों को अनंत के घन कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि बादलों का कोई अंत नहीं है, वे अंतहीन हैं। बादल जो हैं भगवान की कृति हैं, या बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वे किसी भी दिशा से आकर आसमान पर छा जाते हैं। अगर मैं काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्नों की बात करता हूं तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आप बताओगे संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। घन शब्द का प्रयोग यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ? घन शब्द का प्रयोग यहाँ बादलों के लिए हुआ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन में जो ध्वन्यात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसे क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे उसको नाद सौंदर्य कहा जाता है। आय अज्ञात दिशा से में कौन सा अलंकार है? तो आप बताओगे यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और अंतिम क्वेश्चन बनेगा, इन पंक्तियों में बादल के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो इन पंक्तियों में बादल के अपनी जलधारा बरसाकर प्यास से पीड़ित जनों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले वह तपत धरती को शीतलता देने वाले रूप का वर्णन किया गया है। पूरी कविता में वीर रस है, ओज गुण विद्यमान है, वर्णात्मक शैली है, संबोधनात्मकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कविता से संबंधित जो भी मैंने आपको बातें बताई, चाहे वो व्याख्या हो
इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हों, या कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय हो, उनकी साहित्यिक विशेषताएं हों, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।